यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 9th है, जिसमें हम लोग सनातनी हवाओं को समझेंगे। भाग 1 है ताप पेटियां, वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में देखेंगे। साथियों, परमानेंट विंड्स पार्ट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ थर्मल एंड प्रेशर बेल्ट, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड हम लोग पहले ही पढ़े थे, पहली ही क्लास में। जो लोग नहीं थे, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पहली बात तो उनको वो वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ये समझ में थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं, प्रयास करिएगा, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। टाइप्स ऑफ विंड की बात करें साथियों, हवाओं के प्रकार के बारे में बात करें, अगर हम हवाओं के प्रकार के बारे में, तो देखिए प्राइमरी विंड्स, यानी कि साथियों इनको प्राथमिक हवाएं कहते हैं, और इन्हीं में ही ट्रेड विंड आ रही हैं, वेस्टर्लीज आ रही हैं, पोलर ईस्टर्लीज। साथियों यही है कौन सी हवाएं? परमानेंट विंड। यही है साथियों परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड बोले तो सनातनी हवाएं, सनातनी हवाएं जो मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है ना। सेकेंडरी विंड, द्वितीयक हवाएं या द्वितीयक परिसंचरण इसी को कहते हैं साथियों। मैंने जब पिछली क्लास थी तो मैंने विधिवत तरीके से हिंदी इंग्लिश में सब कुछ बताया था। परिसंचरण, द्वितीयक परिसंचरण या साथियों द्वितीयक हवाएं। मानसून विंड पढ़ चुके, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, और साथियों इसी में ही साइक्लोन आता है, और साइक्लोन के हमने प्रकार देखे थे। साथ में एंटी साइक्लोन के बारे में भी हमें समझना था। तो एंटी साइक्लोन कोई विशेष चीज नहीं है, साइक्लोन का जस्ट अपोजिट है। अभी हम क्लास के लास्ट में थोड़ा एंटी साइक्लोन के बारे में बता देंगे। टर्सरी विंड्स में ये सारी आती हैं। तो आज हम लोगों को ये पढ़ना है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। सबसे पहले टेम्परेचर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट समझना होगा। ये देखिए, सबसे पहले इसीलिए मैंने लिख के लाया हूं ताप पेटियां और वायुदाब पेटियां। तो सबसे पहले हम लोगों को यह सीखना है ताप पेटियां, वायुदाब पेटियां क्या होती। अगली क्लास में हम हवाओं पर चलेंगे, क्योंकि बिना इसको समझे साथियों हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो चलिए, तो ये पहली बात तो किस में आती है? प्राइमरी विंड्स। तो सबसे पहली बात तो ये प्राथमिक हवाएं हैं, इन्हें परमानेंट विंड कहते हैं। ये सारी हवाएं इसमें आती हैं। अब जैसे अगर हम आपको डायग्राम दिखा दें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहां पर वेस्टर्लीज लिखा हुआ है, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्लीज। हवा जिधर से आती है नाम उधर उसी तरफ का होता है, यहां पर और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इधर जा रही है पछुआ हवाएं, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है ना पछुआ हवाएं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये देखिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये देखिए, इन्हें ईस्टर्लीज भी कहते हैं, ईस्ट तरफ से आ रही है। तो वही देखिए, अब यहां से ये आ रही है। अगर आप देखेंगे इसको सही से, ये देखिए, ये कौन सी विंड्स है भाई? ये कौन सी विंड्स है? इसको मैं जूम करूं तो शायद और स्पष्ट समझ पाए किनके बारे में हमें समझना है। ये देखिए, ये जो हवाएं आ रही हैं, चूंकि ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, इनका उपयोग ट्रेड में किया जाता था। ट्रेड के पीछे और भी कहानी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इन्हें ही साथियों ट्रेड विंड कहते हैं। इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा से आ रही है ना, उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है, और हवाएं जिस तरफ से आती हैं साथियों, नाम उसी दिशा का ही होता है। जैसे ये वेस्टर्लीज है, क्योंकि वेस्ट से जा रही है, इसलिए पछुआ हवाएं इनको कहते हैं। ये देखिए, इसे पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। ऐसे साथियों ये देखिए पोलर ईस्टर्लीज। लेकिन ये समझ तो तब पाओगे जब प्रेशर बेल्ट समझ में आ जाए, यानी कि साथियों दाब पेटियां समझ में आ जाए। मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं साहब, हवाएं तो तब चलेंगी ना जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट बने। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा भागेगी, और बिना हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कैसे तुम्हें हम बता दें कि हवा किस तरफ से किस तरफ चलेगी। इसलिए आज हम ताप पेटियों और दाब पेटियों पर बात करेंगे। ताप पेटियों पर हम एक बार बात कर चुके हैं, जैसे कि ये वाला डायग्राम को हमने कई बार समझाया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये हमारी पृथ्वी है साथियों। पृथ्वी के बीचों बीच में इक्वेटर है, जो कि पृथ्वी को दो हिस्से में बांटता है।
साहब इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवतीय वृत्त कहते हैं, या विषुवत रेखा या विषुवतीय वृत्त कहते हैं। इसके ऊपर जाओगे तो यहां कर्क रेखा मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। सर कितना ऊपर जाएं? ये साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बात समझ गए? कितना ऊपर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे साहब 23.5 डिग्री अगर साउथ चले जाएं तो ये मकर रेखा है साथियों। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। ये बात समझ में आए? और ऊपर जाए, यहां इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। सर ये कितनी, इसका मान कितना होता है? तो ये 66 डिग्री हाफ साउथ है साहब, और ये 66 डिग्री हाफ नॉर्थ है साहब। कोई दिक्कत? तो ये 0 डिग्री है। यहां से जब आप देखोगे सही से, तो साहब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला, इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं साथियों। क्या है इसका नाम? उष्ण कटिबंध। ऊपर भी उष्ण कटिबंध, नीचे भी उष्ण कटिबंध। मैं इंग्लिश में यहां लिख दे रहा हूं ट्रॉपिकल जोन। साहब यहां का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहता है। एनुअल एवरेज की बात कर रहे हैं, वार्षिक औसत तापमान की बात कर रहे हैं बेटा, 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि ये वाले एरिया में जाओगे तो ये शीत कटिबंध है, ये पोलर जोन है। अब गर्मी इधर से जाएगी, ठंडक इधर से आएगी, ठंडक इधर से जाएगी, गर्मी इधर से आएगी। इसीलिए साथियों ये वाला जो जोन होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध। साथियों इसी का नाम है इंग्लिश में टेम्परेट बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट। ऐसा नहीं है कि उत्तर में इंग्लिश में लिखा होता है और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध हिंदी में। बेटा उस जो इंग्लिश में है, अब या तो यही हम टेम्परेट बेल्ट लिख दें, बात समझ में आ रहा है, या तो ऊपर हमने लिख दिया। इसी को आप शीतोष्ण कटिबंध भी लिख सकते हो। हिंदी वाले हिंदी अपना समझते रहे। बात समझ में आया? अब समझिए, ये 66 डिग्री हाफ नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसी के बीच साथियों ऐसे बीच में होती है एक लाइन जिसका नाम होता है 40 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही साथियों यहां देखेंगे तो 40 डिग्री साउथ मिल जाएगा आपको। अब देखो, गर्मी के बगल में गर्मी तो होगी, इसीलिए इसको कहते हैं, मैं ऊपर हिंदी में लिख दे रहा हूं, उपोष्ण। समझ गए? और शीतलता के बगल में शीतलता ही तो होगा, इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपशीत। अब इंग्लिश वाले समझें, इसी उपशीत को सब पोलर कहते हैं, इसी उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल कहते हैं। मैं यहां नीचे इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। अब ये पोलर के बगल में है तो इसे सब पोलर कहेंगे, समझे? और ट्रॉपिकल के बगल में सब ट्रॉपिकल कहेंगे या उपोष्ण कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर हम तापमान देखें साथियों, तो जरा देखिए, यहां तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान बना रहेगा ऑन एवरेज एनुअल रेनफॉल में। साहब यहां 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहेगा, यहां 0 से 10 रहेगा, यहां 10 से 18 रहेगा, और यहां देखो 18 से ऊपर रहे। ऐसे साथियों नीचे आ जाओ, यहां 10 से 18, यहां 0 से 10, और यहां 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम। देखो, आखिर मैंने आपको बता ही दिया ताप पेटियां। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं,
तो हाइलाइटर में यूज कर लूं तो ज्यादा बेटर है साहब। यहां से लेकर और यहां तक उष्ण कटिबंध है। बीच वाला पूरा जोन साहब उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन है। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। जैसे ऊपर बढ़े तो उपोष्ण मिला, इसके ऊपर उपशीत मिला, इसके ऊपर शीत मिला। इंग्लिश वाले समझिए, ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल मिला, जैसे नीचे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल के ऊपर सब पोलर, और सब पोलर के ऊपर पोलर। साहब पोलर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बना रहता है। तो कितनी ताप पेटियां हुई जरा बताना, कितनी ताप पेटियां हुई? गिन डालो। एक, दो, तीन, ये पूरा तो चार, ये देखो पांच, ये देखो छह, ये देखो सात। टोटल टेम्परेचर बेल्ट कितनी हो गई साहब? सात। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल यहां नीचे भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और सब ट्रॉपिकल तुम्हारा उत्तर में भी है, उपोष्ण वाला, वही तो सब ट्रॉपिकल कहते हैं, वहां भी है। ऐसे साथियों सब पोलर नीचे भी है और सब पोलर ऊपर भी है, और पोलर ऊपर भी है, पोलर नीचे भी है। तो बात यह है, तीन पेटियां तो कॉमन है, उत्तर में भी हैं और दक्षिण में भी हैं। तो वो तीन पेटियां अगर कॉमन है तो तीन माइनस कर दो, कितनी हो गई? चार। यानी कि अगर ऑप्शन में सात आए तो सात टिक करो, सात ऑप्शन में ना हो तो चार टिक कर दो। तो समझ में आया? और यहां मैंने हिंदी में आपको, यहां पूरी तरह हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखो, किताबों में यही समस्या है, सब कुछ स्पष्ट नहीं देते हैं। ये किताब का ही मैं डायग्राम लाया हूं। यहां देखो, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध दे दिए, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दे दिए, लेकिन साहब इन्होंने ये नहीं बताया उपशीत क्या होता है और उपोष्ण क्या होता है। यही समस्या है, यही टीचर की जरूरत पड़ती। अब जैसे बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि मैंने कहीं ना कोचिंग लिया, किसी भी संस्थान में नहीं गए, लेकिन गधे ये नहीं बताते हैं कि हमने कहीं से क्या किया है। गाइडेंस तो लिया है, चाहे भैया बता दें, चाहे पापा बता दें, चाहे ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं, गाइडेंस तो आपने लिया ही, कोचिंग तो आपने पढ़ा ही है, बस किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। ये बोलो, लेकिन ये क्यों बोलते हो कि कहीं हम कोचिंग नहीं किए? या तो मंगल ग्रह से तुम आए हो, पेट में ही सब कुछ सीख लिए थे। गाइडेंस तो आपको लेनी ही पड़ी, क्योंकि सारी चीजें जो किताबों में है वो स्पष्ट बताई नहीं गई, उसे समझाएगा टीचर। और टीचर भी कोई बहुत वो नहीं होता कि कहीं से वो सीख के आया, वो भी बड़े जनों से ही सीखा है जो आपको बता रहा है। हम भी कहीं से सीखे ही हैं जो बता रहे हैं। ये बात समझ में आए? तो ऐसे लोग गुमराह बहुत करते हैं। आप इस गुमराह में मत रहिए कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, फलाना पढ़ लूंगा, ढिमकाना पढ़ लूंगा। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते समय हो जाएगा, एज ओवर हो जाएगी। पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सहारा लेना ही पड़ेगा किसी भी टीचर का, किसी भी एडवाइजर का। वो चाहे तुम ऑनलाइन लो और चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर। बात समझ में आए? तो ये चीजें अभी तो मैंने थर्मल बेल्ट बता दिया। थर्मल बेल्ट के बाद साहब प्रेशर बेल्ट हम पहले समझेंगे। प्रेशर बेल्ट क्या है? क्योंकि बिना प्रेशर के समझे, अब बिना तापमान के समझे आप प्रेशर नहीं समझ सकते थे, और बिना प्रेशर के समझे आप हवाओं को भी नहीं सीख सकते। तो आइए उसको बात कर लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है साथी, ठीक है ना? थोड़ा सा और बड़ा बना दे, हम सोच रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना है क्या। ये प्रेशर बेल्ट किताबों में खूब समझ लोगे, लेकिन समझ में आएगा नहीं, समस्या यही है। जैसे साथियों 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में, ये 5 डिग्री क्या है बेटा? नॉर्थ। ये 5 डिग्री क्या है बेटा? साउथ। और बीच में क्या होगा? 0 डिग्री, इक्वेटर। तो बात यह है, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। समझ रहे? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला जो इलाका है,
साहब यहां गर्मी बहुत होती है, समझ रहे हैं, यहां गर्मी होती है। और साथ में जब भी कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर घूमती है, सर्कुलर मोशन साथियों करती है, तो उसमें एक फोर्स काम करता है, सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल। और साथियों अपकेंद्र बल या अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है, अपकेंद्र बल का साथियों जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv² r है। यानी कि साथियों यदि आर बढ़ेगा तो अब केंद्र बल घटेगा, और आर घटेगा तो अब केंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। ये सिंपल, आप सभी लोग जानते हो। अब होता क्या है, यहां पर देखिए, ये 80 से 90 डिग्री वाली बेल्ट है, और यहां पर देखिए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाली बेल्ट है। बात को समझिएगा साहब, आर छोटा किसका है? अगर पृथ्वी का ये वाला भाग कट कर दिया जाए, चरखी की तरह कटेगा, एक गोले की नुमा कटेगा, तो इसका तो रेडियस बड़ा है ना, और इसका रेडियस छोटा है। तो ये बताओ, अब केंद्र बल का मान कहां ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कहां ज्यादा होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान यहां ज्यादा होगा। यहां तेजी से हवा बाहर की तरफ जानी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खिंचाव बल है। बात समझ में आया कि नहीं? और जिसका रेडियस कम है वो उतनी तेजी से हवा को बाहर फेंक नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर हवा क्या होनी चाहिए थी, नीचे बैठनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहां पर तेजी से हवा ऊपर उठना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। यह बात क्लियर? अब है क्या कि ये तो mv²r से समझ गए। दिक्कत ये होती है साथियों, जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, आपने उसका शुगर चेक किया और बताया कि अब बहुत दिन तक आप जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि बीपी बहुत हाई है आपकी, आप इसे दिखाओ, अन्यथा कुछ परहेज करो, नहीं तो आप जाओगे दुनिया से। लेकिन आप देख रहे हो दूसरे दिन वो खूब चीनी खा रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि डायबिटिक पर्सन होते हुए भी वो 10 किलोमीटर की रोज रनिंग कर रहा है। ऐसा होता नहीं है, मैं मानने की बात कर रहा हूं, और मान आप सकते हैं, 10 किलोमीटर की रोज रनिंग कर रहा है। तो पता चला कि जो ग्लूकोज खा रहा है उसको पचाने की भी क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जा रही है। लेकिन आप रात वाला काम तो देख नहीं रहे हो उसको, या फिर खाने वाला काम तो उसका देख नहीं रहे हो, या रात कह रहे हैं, सुबह वाला काम तो उसका देख नहीं रहे हो कि जो रनिंग कर रहा है वो तो आप देख नहीं रहे हो। आप सीधे ये कह दिए कि भैया आप खा रहे हैं तो आप जाएंगे दुनिया से। इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं जो कारण करते हैं। जैसे मैं किसी को देखकर ये नहीं बता सकता ये पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला, इसके अंदर पेशेंस की पावर है अथवा नहीं, इसके अंदर कंसिस्टेंसी, निरंतरता की क्षमता है कि नहीं, ये किसी को देखकर नहीं बताया जा सकता। वैसे ही साथियों, आपको लगता तो जरूर है ये हवा नीचे उतर रही है, लेकिन समस्या ये है, यहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हवा को बाहर की तरफ ढकेल देता है, और साहब यहां टेम्परेचर इतना कम होता है कि हवा नीचे की ओर बैठती है, नीचे की ओर बैठती है, ना कि ऊपर की ओर। इसलिए साहब ये अपकेंद्र बल जो होता है यहां पर काम नहीं कर पाता। बात समझ रहे हैं? यहां पर अपकेंद्र बल का प्रभाव नहीं है, यहां अपकेंद्र बल का प्रभाव नहीं है, यहां पर तापमान का प्रभाव है। टेम्परेचर के कारण हवा तेजी से ऊपर उठी है, ऐसे यहां भी हवा तेजी से ऊपर उठ जाएगी। और साहब जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो ये कौन सा बेल्ट है साथियों? ये पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, सॉरी हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। हाई प्रेशर क्यों? अरे भाई, कोई चीज अगर ये है, इस पर कोई चीज उतर रही है साथियों, अगर कोई चीज उतर रही है तो हाथ पे प्रेशर लगाएगी कि नहीं? वैसे धरातल पर हाई प्रेशर बेल्ट बनना तय हो जाता है, प्रेशर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। साथियों इसका हिंदी में नाम क्या होता है? इसका नाम ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है। बात समझ में है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और साथियों यहां तेजी से हवा ऊपर उठ जा रही है, इसलिए क्या होगा, यहां हवा तेजी से ऊपर उठ जा रही है, इसलिए ये ट्रॉपिकल इसलिए ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होगा।
ये साहब साथियों ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होगा कि नहीं होगा? ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होगा, क्योंकि यहां से सब जगह से हवा ऊपर उठ गई है। 3D समझिए इसको, अभी 2D ही दिखा सकते हैं हम इसको। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। इसी का नाम आगे चलकर आईटीसी जेड बोलते हैं, इसी का नाम डोलड्रम बोलते हैं, क्योंकि साहब यहां हवाएं आकर तुरंत ऊपर उठ जाती हैं, तुरंत ऊपर उठ जाती हैं, ये तुरंत ऊपर उठ जा रही हैं। यहां आसपास से हवाएं आकर तुरंत ऊपर उठ जा रही हैं। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी या साथियों ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट इसका नाम। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे तो 30 से 35 वाली बेल्ट है, और ऊपर बढ़ गए 55 से 60 वाली बेल्ट है। साहब ये 55 से 60 वाली बेल्ट है, और ये 30 से 35 वाली बेल्ट है। इसको 60 से 65 वाली बेल्ट कर लो। ये 30 से 35, ये 60 से 65। ऐसे साथियों नीचे भी होगा, 30 से 35 वाली बेल्ट नीचे है, और 60 से 65 वाली बेल्ट और नीचे है। ये 30 से 35 वाली बेल्ट है, और ये 60 से 65 वाली बेल्ट है। ये 80 से 90 वाली बेल्ट है। बात समझ में आया? अब ये कौन सी बेल्ट है सर? निम्न दाब होगा कि उच्च दाब होगा? वही हम समझाने के लिए यहां बैठे हैं साथियों। यहां पर अब ये देखिए 30 से 35, यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, और ना ही ऐसा है कि बहुत कम टेम्परेचर है, इसलिए ये जो बेल्ट होती है तापमान से प्रभावित नहीं होती। लेकिन साथियों ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी तापमान से प्रभावित होती है, इसीलिए साथियों इसको तापजन्य पेटी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है, वायुदाब पेटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। और साथियों दूसरा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तापजन्य वायुदाब पेटी, हां थर्मल एयर प्रेशर बेल्ट, थर्मल एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट, थर्मल एयर प्रेशर बेल्ट। ये बात समझ में आया? ट्रॉपिकल, अब मैं हिंदी वहां लिख दिया हूं ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की यहां मैं हिंदी लिख दिया हूं। अब साथियों ये ट्रॉपिकल लो, अब ये वाली जो 30 से 35 वाली है, 60 से 65 वाली बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है? तो इसको समझते हैं साथियों। 30 से 35 वाली बेल्ट पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां आर क्या है, किसकी अपेक्षा? ये पोलर, ये देखिए ये किस स्थान पर आएगा जरा बताना। 30 जो 60 से 65 वाला है, ये किस अक्षांश में आएगा? सब पोलर में आएगा कि नहीं? ये वाला सब ट्रॉपिकल में आएगा कि नहीं भैया? ये उपोष्ण में आएगा कि नहीं? और ये उपध्रुवीय उपशीत में आएगा कि नहीं? उपशीत या उपध्रुवीय में आएगा कि नहीं बताओ? अभी जो मैंने ये वाला डायग्राम समझाया, इसी में ही तो ये बेल्ट बन रही है। तो ये उपोष्ण, सब पोलर या उपशीत कह सकते हो, सब ट्रॉपिकल या इसी को उपोष्ण कह सकते हो। अब होता यह है साथियों, जो 30 से 35 वाली बेल्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पता चला इसका आर, यानी कि सब ट्रॉपिकल वाला आर सब पोलर वाले आर से ज्यादा है। और साथियों अगर ज्यादा है तो यहां पर हवा तेजी से ऊपर नहीं उठेगी, जबकि यहां हवा तेजी से ऊपर उठेगी। यहां हवा तेजी से ऊपर नहीं उठेगी, जबकि यहां हवा तेजी से ऊपर उठेगी। आप कंपैरिजन करिए ना, यहां आर इसकी अपेक्षा सब पोलर का जो आर है ज्यादा है। और साथियों अगर आर ज्यादा है तो अब केंद्र बल, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, एक, हाँ किसका आर ज्यादा है? आर इसका ज्यादा है, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। तो जिसका साथियों आर ज्यादा होगा वहां हवा तेजी से ऊपर नहीं उठेगी, और जिसका आर कम होगा वहां हवा तेजी से ऊपर उठेगी। बात समझ में आया? अच्छा ये जो हवा ऊपर उठ रही है साथियों, ये निम्न प्रेशर पाकर
इधर और इधर उतरने लगती है, इधर और इधर उतरने लगती है, इधर और इधर पूरी तरह से उतरने लगती है। ये डायग्राम स्पष्ट आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मैं एक बार फिर से ये डायग्राम बना दे रहा हूं। हाँ, तो यहां पर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है 80 डिग्री से 90 डिग्री। ऐसे साथियों यहां भी है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 80 से 90 डिग्री। ऐसे ये देखिए सब पोलर बेल्ट है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि इस पर प्रेशर कौन सा है, इस पर प्रेशर कौन सा है। ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये तो हमको पता ही हो गया, लो प्रेशर बेल्ट। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी है साहब ये तो हम लोगों को पता ही चल गया उस वाले फॉर्मूले से। अब यहां पर डायग्राम में जरा स्पष्ट देखिए, होता क्या है साथियों, यहां से हवा तो ऊपर उठ रही है, यहां हवा नीचे बैठ रही है। अब इन दोनों में मैंने ये बताया जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो हवा को तेजी से ऊपर नहीं फेंक पाएगा, और जबकि ये हवा को तेजी से ऊपर फेंक पाएगा क्योंकि रेडियस इसका कम है। अब केंद्र बल बाहर की तरफ खिंचाव बल ही होता है। जब ये हवा में ऊपर जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सूर्य के पास पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, यही हवा घूम के इधर आती है और कुछ पार्ट इसका इधर आता है। जो हवा ऊपर जाती है ये ठंडी होकर अन्य दिशाओं में फैलती है। ये देखिए, ये देखिए यहां आपके गिर रही है। अब जो ऊपर उठ रही है ये देखिए आके गिर रही है इस दिशा में, और ये देखिए जो यहां पर ऊपर उठी है यहां आकर गिर गई। और जब गिरेगी साथियों तब तो यहां हाई प्रेशर डेवलप कर देगी, इसीलिए साथियों कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और यहां से तो हवा ऊपर उठी है ना, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये। ऐसे नीचे भी हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, क्योंकि ये वाली हवा इधर भी नीचे गिरेगी, यहां से हवा ऊपर उठकर यहां भी नीचे गिरेगी, और यहां से हवा ऊपर उठकर यहां भी नीचे गिरेगी। तो साथियों ये क्रिएट हो जाता है क्या, एक तरीके से देखिए हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन गया। अब अगर मान लो ये इतनी गणित आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये देखो ये हाई प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, याद कर लो, लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर। आप याद भी कर सकते हो अगर ये चीज समझ में नहीं आई, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब साथियों अगर मान लो यहां हवा हाई प्रेशर लगा रही है, यहां लो प्रेशर लग रहा है, तो यही हवा तो उलट के ऐसे आएगी ना, जो हवा नीचे आ रही है, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं बताओ। ऐसे ही साथियों अगर ये लो प्रेशर है और यहां हाई प्रेशर है, तो ये हवा इस तरीके से चलेगी और ऊपर ऐसे साइकिल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही साथियों ये हाई प्रेशर है, इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी ना, क्योंकि ये साहब लो प्रेशर है पृथ्वी की सरफेस पर, यहां ये सरफेस ही तो है, ये पूरी सरफेस ही तो है। ऐसे साथियों ये हवा तेजी से इस तरफ आके इस तरीके से घूमेगी, ये देख लीजिए। ऐसे साथियों ये घूमेगी, ये देख लीजिए। ऐसे ही साथियों ये घूमेगी, ये देख लीजिए। अब इसको हम अगर दिखाएं तो यहां पर देखिए आखिर यही चीज तो दिखाई गई है, ये इसको हम कहते हैं पोलर सेल, पोलार सेल। इसको साथियों कहते हैं फेरल सेल, इसको कहते हैं हेडली सेल, हेडली सेल। ऐसे हेडली सेल ये भी है, फेरल सेल ये भी है, फेरल सेल। और ये क्या है, पोलर सेल। बात समझ में आई। अब यहां पर जरा गौर करिए साथियों, यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है हवा यूं ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी। ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, हवा यूं जाएगी, जाएगी कि नहीं। ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, ये देखिए हवा यूं। लेकिन बात यह है, मैंने आपको कोरियालिस बल पिछली क्लासों में बताए हैं और कहे हैं कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो हवाएं होती हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो राइट डायरेक्शन में घूमती हैं, ना कि सीधे चलती हैं। इसलिए इनकी दिशा इधर से, अगर कोई वस्तु इधर से आ रही तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा। अगर कोई वस्तु इधर जा रहा है तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जरा देखो
अगर ये हवा इधर आ रही है तो क्या ये ऐसे चलेगी? ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगी। अब इसको हम अगर दिखाएं, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चलेगी, लेकिन कुछ इसकी जो दिशा होगी साथियों, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस दिशा में होगी। ऐसे ये इस दिशा में होगा, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ऐसे ही साथियों ये इस दिशा में होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, चलेगी तो हाई प्रेशर से, लेकिन राइट डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट डायरेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, इधर से जानी चाहिए ऐसे, लेकिन साथियों यहां लेफ्ट मुड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस दिशा में। ऐसे यहां भी लेफ्ट डायरेक्शन में ये इस दिशा में आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये। ऐसे साथियों यहां ये। तो ये ध्यान में रखिएगा, तापजन्य पेटियां किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। तापजन्य वायुदाब पेटियां, यहां ब्रैकेट मतलब लिख लेना, वायुदाब पेटियां। तो कौन सी है भाई? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सॉरी ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। मैंने हिंदी वहां लिख दी है, देख लीजिएगा। यानी कि थर्मल प्रेशर बेल्ट साथियों कौन सी है? थर्मल प्रेशर बेल्ट की बात करें तो ये दो बेल्ट हैं। बात समझ में आया? तो क्या ये दोनों बेल्ट को सर क्या कहते हैं? ये वाली ऐसे नीचे भी ये वाली। एक मिनट। हाँ, तो साथियों बात ये है, इसे हम थर्मल बेल्ट कहते हैं या थर्मल प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। वहीं पर साथियों जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, अब ध्यान से समझना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और दूसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिसे हम कहते हैं उपशीत, उपशीत निम्न दाब पेटी। ये दोनों बेल्ट अगर मिला दिए जाएं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, तो ये दोनों बेल्ट अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से बने हैं, इसीलिए इसे हम डायनेमिक बेल्ट कहते हैं। डायनेमिक बेल्ट कहते हैं, इसे हम डायनेमिक बेल्ट का नाम देते हैं। तो डायनेमिक बेल्ट समझे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये डायनेमिक बेल्ट है। साथियों ये गतिक पेटियां हैं, और गतिक पेटियों का मतलब क्या होता है? अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो ये पेटियां बनती नहीं। समझ रहे हैं? मैं फिर से हिंदी में इसको बता दे रहा हूं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और इसको क्या बोलते हैं? उपशीत या उपध्रुवीय, उपशीत निम्न दाब पेटी। ये डायनेमिक बेल्ट है, डायनेमिक प्रेशर बेल्ट है साथियों। गतिक दाब पेटियां हैं। कौन सी गतिक दाब पेटियां हैं? ये वाली गतिक और ये वाली गतिक दाब पेटियां हैं। वहीं पर साथियों अगर हम इनकी बात करें, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये वाली बेल्ट, ये कैसी बेल्ट है? तो थर्मल प्रेशर बेल्ट है, तापजन्य दाब पेटियां हैं। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से समझ में आया। और कैसे ये सेल चलती हैं इसको भी मैंने बताया। इसको हम कहते हैं पोलर सेल, और इसको हमने बताया, इसको हम कहते हैं फेरल सेल, और इसको हमने बताया हेडली सेल। तो फेरल सेल, पोलर सेल, फेरल सेल, हेडली सेल। ऐसे साथियों ये भी हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, और नीचे आएंगे
तो ये पोलर सेल हो जाएगी। अगर आपको सही से दिखाएं तो ये चीजें यहां पर देखिए बिल्कुल बन रही हैं। जो मैंने अभी लिखा, पोलर सेल, हेडली सेल, सॉरी फेरल सेल और हेडली सेल। ऐसे ही साथियों हेडली सेल ये भी हो गया, फेरल सेल ये हो गया और पोलर सेल ये हो गया। दूसरे में जाएंगे तो ये देखिए बनी है ना, देखिए पोलर सेल, फेरल सेल, हेडली सेल। ऐसे ही यहां नीचे हेडली, फेरल और पोलर सेल बन गई। जब आप पृथ्वी को 3D आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। साथियों ये जो बेल्ट है ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये वाली ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, यहां होता क्या है, ये बहुत शांत स्थान है। कारण क्या है, यहां पर हवा ऊपर उठी रहती है। यानी कि बात को समझिएगा, जैसे मान लो ये पृथ्वी की सरफेस है और 5 डिग्री नॉर्थ यहां है और 5 डिग्री साउथ यहां है। अब मान लो यहां हवा आएगी ट्रेड विंड, तो ये ऊपर उठ जाएगी ना ऐसे, ये व्यापारिक पवनें आएंगी ऐसे ऊपर उठ जाएंगी। ये देखिए साथियों, ये हवा ऊपर से आ रही है और यहां ऊपर उठेगी, यहां इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ये हवा जाके ऊपर उठ जाएगी। तो ये देखिए ये ऊपर उठ जा रही है, ये ऊपर उठ जा रही है, यानी कि ये स्थान गैप क्रिएट कर रहा है साथियों, इसीलिए इसका नाम है डोलड्रम। तो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट ही कुछ और नहीं अपितु डोलड्रम है, शांत पेटी। इसका नाम है शांत पेटी। आगे चलकर इसी का नाम आईटीसी जेड हो जाता है, आगे चलकर हम बताएंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको दाब पेटियां क्लियर हो गई हैं। अब अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो कुछ नहीं, एंटी साइक्लोन जब भी आए आपको लगाना है एंटी साइक्लोन क्या है। तो एंटी साइक्लोन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन का उल्टा ही एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात होता है। उल्टा मतलब, अरे जैसे साइक्लोन में सेंटर में क्या होता है बताओ, लो प्रेशर, तो प्रति चक्रवात में क्या होगा, हाई प्रेशर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में साइक्लोन क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज। साइक्लोन चक्रवात में हवा केंद्र से बाहर की तरफ जा रही है, सॉरी बाहर से केंद्र की तरफ आ रही थी। प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगी। साइक्लोन चक्रवात में हवा केंद्र में तेजी से ऊपर उठती थी, लो प्रेशर होता था, जबकि वहीं एंटी साइक्लोन में नीचे आएगी। और नीचे उतरने वाली हवा कभी बारिश कराती नहीं है, क्योंकि संघनन की प्रोसेस नहीं होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ठंडी हवा होगी नहीं, गर्म हवा होगी, वो एक्सपैंड करेगी, आकर वो एक्सपैंड करेगी। ये प्रक्रिया थोड़ी मंद गति से होती है, इसीलिए जो मौसम बहुत शांत होता है, मौसम बहुत काम है, तो उसे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं, ना कि साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोन का मतलब धूप होना, समझ रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ होना, क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है और नीचे उतरने वाली हवा धीरे धीरे बैठती है और किनारों पर जाती है। बात समझ में आया। तो साइक्लोन में जो भी पढ़े उसका अपोजिट कर दोगे तो एंटी साइक्लोन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। मौसम की साफ दशा ही एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहलाती है, प्रति चक्रवाती दशा कहलाती है। उम्मीद है साथियों आपको यह क्लास बेहतर ढंग से समझ में आई हो। ताप पेटियों और दाब पेटियों की बात किए, एंटी साइक्लोन की बात किए, अब आगे चलकर हम परमानेंट विंड की बात करेंगे, यानी कि सनातनी पवनों को चलाएंगे। कैसे, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर, यानी कि यही जो आप ये देख रहे हैं, इन्हीं विंड्स का नामकरण करेंगे। किन्हें गरजती 40, किसे प्रचंड 50, किसे चीखता 60, किसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों, ट्रॉपिकल रीजन में जो डिजर्ट होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में पाए जाते हैं, या ओशियन के ईस्टर्न रीजन पर पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्यों महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जल राशियां पाई जाती हैं, कोल्ड करंट क्यों पाई जाती है, ये आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद है
आपको ये क्लास बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।